हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पर्यावरण और उसके घटकों के बारे में बताएंगे, अर्थात एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण क्या है इसे समझ लेते हैं। तो जीवों के आसपास का परिवेश या वातावरण पर्यावरण कहलाता है। आप लोगों ने टेलीविज़न, समाचार पत्रों और बहुत से लोगों द्वारा कहते सुना होगा कि अब पहले जैसा वातावरण नहीं रह गया है। तो हमारे आसपास पेड़ पौधे, भूमि, जल, सूर्य प्रकाश, जीव जंतु आदि बहुत सी चीज़ें आती हैं। इन सब को मिलाकर वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण में जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं। अजैविक घटकों में जैसे वायु, जल, भूमि आदि सब आते हैं, अजैविक घटक ये होते हैं। और पेड़ पौधे, जीव जंतु जैविक घटक होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक घटकों का मिला जुला रूप होता है, जो जीवों को चारों तरफ से प्रभावित करता है या चारों ओर से प्रभावित करता है, और जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो जाएगी। चलिए अब पर्यावरण के घटकों को समझ लेते हैं, अर्थात इसके भागों को समझ लेते हैं। तो जो हमारा परिवेश है या जो हमारा पर्यावरण है, इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में मान सकते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वायुमंडल यानी वायु, और जलमंडल यानी जल, और स्थल मंडल यानी भूमि आते हैं। तो वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अंग्रेजी में भी नाम जानते चलिए, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब यदि वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के भी 5 भाग किए गए हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल पहला है, फिर दूसरा है समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल, फिर चौथा है आयन मंडल, और फिर पांचवा है बहिर्मंडल। यानी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब पर्यावरण के दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग था जैविक घटक। तो जैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया: जंतु और पौधे। तो इन दोनों को अगर हम मिलाकर कहें तो इन दोनों को मिलाकर क्या नाम देंगे? जैवमंडल। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाएगा जैवमंडल, या अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है हमारे परिवेश को। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। चलिए इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पर्यावरण अथवा हमारे परिवेश को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला अजैव घटक और दूसरा जैव घटक। अजैव घटक का अर्थ है जिसमें जीवन ना हो, या कहिए तो जो निर्जीव हैं उसे ही अजैव घटक कहा जाता है। जैसे वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ताप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अजैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ताप आदि आते हैं। तो अजैविक घटक को मुख्य रूप से 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, और ये तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, अथवा वायु, जल और भूमि भी आप कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने अभी बताया था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो इनमें से पहले को समझ लेते हैं। पहला है वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर। तो यह जो वायुमंडल है, यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चारों ओर फैला हुआ है। यानी जो वायुमंडल है पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चारों तरफ फैला हुआ है। तो हजारों किलोमीटर यानी लगभग में 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला है, ये हम मान सकते हैं। इसमें कई तरह की गैसें होती हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख मैंने बताई हैं। मतलब वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प
और धूल के कणों से युक्त एक आवरण होता है। अगर वायुमंडल को देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की गैसों, जल वाष्प, धूल के कणों से युक्त एक क्या है, आवरण है। तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग में 20.99%, जो वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, 20.99% लगभग में ये है। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 78.03% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन भी पाया जाता है। आर्गन का प्रतिशत कितना है, लगभग में 0.94% होता है। बता दें कि ये सभी गैसें वायुमंडल में संतुलित मात्रा और अनुपात में पाई जाती हैं, यानी जो गैसें हैं ये वायुमंडल में संतुलित मात्रा और एक अनुपात में पाई जाती हैं। यहीं पर आपको बता दें, यदि इनके संतुलन में कोई बिगाड़ पैदा होता है या कह लीजिए कि अधिक ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, यानी एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, अथवा अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, अंग्रेजी का नाम भी जानते चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश के नाम से पूछ लेते हैं। तो वायुमंडल का आधार वाला जो भाग है उसे ही ट्रोपोस्फियर कहा जाता है अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। अथवा हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल का सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे का जो भाग है उसे ही क्षोभ मंडल कहा जाता है। बता दें कि यह भूमि की सतह से भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैला है। यानी अगर हम भूमि की सतह से देखें तो भूमि की सतह से लगभग में 18 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, ये भूमध्य रेखा पर है। और अगर ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों पर लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जीवधारियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर से ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी क्षोभ मंडल में ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, जैसे वर्षा होना, सर्दी होना आदि। और क्या क्या, बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ओलों का बनना आदि, ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं या ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं हो जाएंगी, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन में वर्षा, सर्दी आदि। फिर बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ओलों का बनना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर में होती हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग क्षोभ सीमा कहलाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो ट्रोपोपाज कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है वो क्षोभ सीमा अथवा ट्रोपोपाज कहा जाता है उसको। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर प्रदूषकों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, यानी प्रदूषण यहाँ पर अधिक होता है। बता दें कि जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है और गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, इसलिए अन्य क्षेत्रों की ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर वायुमंडल का अगला भाग है समतापमंडल अथवा स्ट्रेटोस्फियर। तो यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग होता है। जो समतापमंडल है अथवा स्ट्रेटोस्फियर है, यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग है, अर्थात ट्रोपोस्फियर के तुरंत ऊपर समतापमंडल होता है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वायुमंडल में क्षोभ मंडल से ऊपर तथा मीसोस्फियर से नीचे का भाग होता है। यह लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो स्ट्रेटोस्फियर है, समतापमंडल है, लगभग में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो ये 30 किलोमीटर क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर के बाद से जोड़ा गया है, बताया गया है। यदि पृथ्वी की सतह से देखा जाए तो लगभग में 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये जो समतापमंडल है, अगर पृथ्वी की सतह से देखें तो 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। तो समतापमंडल में ही ओजोन परत होती है, यानी इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, या कहें तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ये जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं अत्यंत जहरीले होते हैं, तो ये सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस भाग का तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये जो समतापमंडल है इसका तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और तापक्रम में यह बढ़त ओजोन गैस के निर्माण के कारण ही होती है। इस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है,
इसीलिए इसे समताप मंडल बोला जाता है। ओजोन गैस के अलावा इस मंडल में N2 और O2 भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो ओजोन परत पाई जाने के कारण ही इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल बहुत अच्छा होता है, यानी वायुयान जो उड़ते हैं तो इसी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। फिर वायुमंडल का अगला भाग है मीसोस्फीयर, अथवा इसी को मध्यमंडल भी कहा जाता है, यानी मीसोस्फीयर को ही मध्यमंडल कहते हैं। यह क्षेत्र लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो मध्यमंडल है ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक ठंडी होती है, और यहाँ 80 किलोमीटर के ऊपर ताप -100 डिग्री तक कम हो जाता है, यानी -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। और N2 तथा O2 बहुत कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। यहीं पर आपको बता दें कि उल्का पिंड वाली जो घटना होती है इसी मंडल में होती है, यानी मीसोस्फीयर या मध्यमंडल में ही उल्का पिंड चमकते हैं या गिरते हैं। जिसको टूटता हुआ तारा आप कहते हैं वो उल्का पिंड ही होते हैं। तो ये घटना इसी मंडल में घटित होती है। उल्का पिंड यहीं पर जलकर नष्ट भी हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के उल्का पिंडों को जलाने का काम भी मीसोस्फीयर या मध्यमंडल ही करता है। फिर वायुमंडल का अगला भाग है आयन मंडल अथवा आयनोस्फीयर। तो यह क्षेत्र 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर फैला हुआ है, यानी जो आयनोस्फीयर है या आयन मंडल है ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ताप 1200 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, इसीलिए इसे तापमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इतना सारा ताप बढ़ता है इसीलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। यह विद्युत आवेशों और आयनित गैसों का क्षेत्र है। विद्युत आवेशों और आयनित गैसों का क्षेत्र है। इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, यानी जो आयनोस्फीयर है, जो आयन मंडल है, इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं। यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है यहीं पर चार्ज होते हैं। यही आवेशित कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर फिर से वापस भेज देते हैं और संचार का आधार बनाते हैं, अर्थात हम टीवी वगैरह इसी के कारण देख पाते हैं। सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं जिससे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं। अरोरा की घटना भी इसी मंडल में होती है। जो अरोरा की घटना है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है। अरोरा की घटना चमकदार होती है ये घटना, तो इसी आयनोस्फीयर या आयन मंडल में होती है। अब आते हैं अंतिम भाग बहिर्मंडल अथवा एक्सोस्फीयर पर। एक्सोस्फीयर है यह वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है और 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग ही बहिर्मंडल होता है। तो 640 किलोमीटर के ऊपर, और इसमें गैसें कौन कौन सी हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि, ये हल्की गैसें इसमें पाई जाती हैं। अब पर्यावरण के दूसरे भाग जल मंडल पर आते हैं अथवा हाइड्रोस्फीयर को समझ लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल स्रोत जलमंडल में पाए जाते हैं, यानी जितने भी पृथ्वी पर जल स्रोत होते हैं वो सभी जलमंडल में पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से जल स्रोत हैं? सागर, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि ये जो जल स्रोत हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जलमंडल में पाए जाते हैं। जलमंडल में जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के रूप में अगर देखा जाए तो बर्फ़ के जो ग्लेशियर होते हैं वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अगर द्रव के रूप में देखा जाए तो जो नदियां हैं द्रवित होती हैं। वाष्प के रूप में अगर देखा जाए तो जो नमी होती है वाष्प के रूप में होती है। तो पृथ्वी पर लगभग 75% जल होता है। लगभग में है ये 75% जल होता है, कहीं कहीं पर 71% भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो पृथ्वी पर लगभग में 75% जल, जिसमें से 97% भाग सागरों में, यानी 75% जल का जो 97% भाग है वो सागरों में पाया जाता है। और तो 2% ध्रुवों की बर्फ तथा ग्लेशियर हो जाएंगे और 0.6% जमीन के अंदर वाला जल पाया जाता है, 0.6%। और इसी तरह से 0.01% झीलों और नदियों में पाया जाता है।
तो फिर पर्यावरण का अगला भाग है स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर। स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल कहलाता है। यानी जिस भाग पर जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उसे स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यह पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग होता है। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थलमंडल है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग में 29% भाग होता है। इसकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुई है, अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, शैलों से या चट्टानों से मिलकर हुई है और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से मिलकर हुई है। अब आते हैं जैवमंडल अथवा बायोस्फीयर पर। तो जैवमंडल या बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या है? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के अनुकूल परिवेश को ही जैवमंडल कहा जाता है। यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो अनुकूल परिवेश होता है, पर्यावरण होता है, उसे ही जैवमंडल कहते हैं अथवा बायोस्फीयर कहते हैं। चूँकि इस मंडल में जीवन है इसीलिए इसे जीवनदायिनी मंडल भी कहा जाता है। यानी जीवन होने के कारण ही इसे जीवनदायिनी मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में जीवन होने के कारण ऑक्सीजन, तापमान, नमी तथा वायु दाब की उचित मात्रा होती है। चूँकि जीवन है इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन, तापमान, नमी और वायुमंडल की उचित मात्रा है और ये मात्रा है इसीलिए जीवन है। तो जैवमंडल में अनेक भूजैव चक्र चलते रहते हैं। भूजैव चक्र कौन कौन से चलते हैं? जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इन सभी चक्रों के बारे में एक एक करके हम आपको अगले वीडियो में समझाते रहेंगे। आशा है आप लोगों को पर्यावरण के विभिन्न घटक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।